इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो कोस्टलैंड ने दिया था, ये भी एक मैकेनिज्म है एंजाइम के एक्शन का, कि इसके अकॉर्डिंग एंजाइम के अंदर दो एक्टिव साइट्स होती हैं, एक साइड जिसको हम कैटालिटिक साइट बोलते हैं और एक जिसको हम बटरेसिंग। लॉक एंड की के अकॉर्डिंग एक ही एक्टिव साइट होती है, एक ही टाइप की। कैटालिटिक साइट वो साइट है जो पुराने बॉन्ड को ब्रेक करने में और नए बॉन्ड को बनाने में हेल्प करती है। बटरेसिंग बी से बाइंडिंग, जो स्पेस प्रोवाइड कराती है सबस्ट्रेट को बाउंड करने के लिए। यहाँ पे हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि सपोज ये एक एंजाइम है, ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी बटरेसिंग साइट है और ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी एक्टिव साइट है। तो जो बटरेसिंग साइट होगी वो एक स्पेस प्रोवाइड करेगी सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए, बॉन्ड बनाने का और बॉन्ड ब्रेक करने का काम जो है वो कैटालिटिक साइट करेगी, बटरेसिंग साइट और कैटालिटिक साइट। तो इंड्यूस्ड फिट के अकॉर्डिंग कि एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड नहीं होता। लॉक एंड की में ये बताया गया था कि एंजाइम का स्ट्रक्चर इस तरीके से हमने माना था कि इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर है तो वो ऐसा ही रहेगा, रिजिड रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। जो सबस्ट्रेट यहाँ पे आके फिट हो जाएगा वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, दूसरे नहीं होंगे। लेकिन इंड्यूस्ड फिट के अकॉर्डिंग एंजाइम्स जो होते हैं दे आर फ्लेक्सिबल इन दी नेचर, लेकिन लॉक एंड की के अकॉर्डिंग ये रिजिड थे। अब ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ ऐसे बना रही हूँ कि इस केस में क्या होगा। इंड्यूस्ड फिट के केस में सबस्ट्रेट की शेप चाहे कैसी भी हो वो आके यहाँ पे बाउंड कर जाएगा। ये कौन सी साइट है? बटरेसिंग साइट, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाउंड करेगा। अब जैसे ही सबस्ट्रेट बाउंड किया, ये सबस्ट्रेट है और ये हमारा क्या है? एंजाइम। क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। जैसे ही बटरेसिंग पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ये जो कैटालिटिक साइट है ये अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेती है, अपनी फिटिंग को चेंज कर लेती है और ये सबस्ट्रेट के ऊपर आ जाएगी, क्लोज आ जाएगी और बॉन्ड बनाने या ब्रेक करने में हेल्प करेगी। यही इन्होंने बताया था कि दो साइड्स हैं, कैटालिटिक और बटरेसिंग, कि बटरेसिंग बाइंडिंग के लिए करेगी और कैटालिटिक साइड जो है वो बॉन्ड बनाने और ब्रेक करने में हेल्प करेगी। सबस्ट्रेट आके बटरेसिंग पे बाइंड करेगा। एज सुन एज सबस्ट्रेट गॉट बाइंड विद दी बटरेसिंग ग्रुप, कैटालिटिक साइड अपनी जो फिटिंग है, अपनी जो शेप है उसको चेंज करके इस तरीके से उसके ऊपर मोल्ड हो जाएगी। हाँ, वो बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगी। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बॉन्ड में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा और फाइनली दे गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और एंजाइम वैसे का वैसे अपनी शेप को रिज्यूम कर लेगा। क्योंकि जो बटरेसिंग साइट है वो सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकती है लेकिन प्रोडक्ट को बाइंड नहीं कर सकती। जब तक वो सबस्ट्रेट थे तब तक वो बाइंड थे, जैसे ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे वो रिलीज हो जाएंगे और एंजाइम अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो इन दोनों में क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। लॉक एंड की के अकॉर्डिंग एंजाइम का स्ट्रक्चर रिजिड है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। सबस्ट्रेट की शेप पे डिपेंड करेगा, एक्टिव साइट की शेप पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सबस्ट्रेट आके वहाँ पे फिट होगा, जस्ट लाइक लॉक एंड की। लेकिन इंड्यूस्ड फिट में कि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग से कैटालिटिक साइट इंड्यूस हो जाती है अपनी फिटिंग को चेंज करने के लिए, इसीलिए इसको बोला गया है इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। ध्यान रखना है कि बटरेसिंग अपनी शेप को चेंज नहीं करती, कैटालिटिक साइट अपनी शेप को चेंज करती है। जो हमारी बॉडी में फ्यूमेरेट हाइड्रेटेज एक एंजाइम है, TCA का एंजाइम है, मेटाबॉलिज्म में पढ़ोगे, वो एंजाइम लॉक एंड की पे काम करते हैं। और ग्लाइकोलिसिस का एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, जो ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करता है, वो लॉक एंड की इंड्यूस्ड फिट पे काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे एंजाइम हैं जो अलग अलग तरीके से काम करेंगे, या तो इंड्यूस्ड फिट के अकॉर्डिंग या फिर लॉक एंड की के। काम वो चाहे कैसे भी करें, उनका पर्पस सेम ही रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करना, लो करना, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देना। नेक्स्ट है केमिकल नेचर ऑफ द एंजाइम। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमने जब प्रोटीन्स डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन होते हैं और इनका टर्शरी स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्रोटीन के ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर हमने देखे थे। इनमें जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो किस में देखा था हमने? एंजाइम में। मैंने वहाँ भी बताया था कि टर्शरी स्ट्रक्चर क्यों लेते हैं ये। सपोज एक एंजाइम है जो 100 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है। सबसे पहले उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि 1 से लेके 100 तक अमाइनो एसिड एक लीनियर स्ट्रक्चर में कंबाइन हो जाएंगे। अब सबसे पहले हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, या तो वो प्रोटीन सेकेंडरी में फंक्शनल होगा या टर्शरी में या क्वाटरनरी में, डिपेंड करता है कि वो कौन से स्ट्रक्चर में फंक्शनल है। एंजाइम्स टर्शरी में कम फंक्शनल है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है, वो एंजाइम टर्शरी स्ट्रक्चर की फॉर्म ले लेता है, इस तरीके से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका टर्शरी में कन्वर्ट होने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मान लो 100 अमाइनो एसिड्स का वो प्रोटीन बना है,
लेकिन सिर्फ 5 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एक्टिव साइट बनाने में मदद करते हैं। सपोज़ ये 5 अमीनो एसिड हैं, 10th अमीनो एसिड है और 55th है, 70th है, 85 है और 90th। मान लो कि ये 5 अमीनो मतलब कि 10वें, 55, 70, 85 और 90 इस नंबर पे जो अमीनो एसिड है वो एक्टिव साइट बनाएगा। है वो टोटल 100 अमीनो एसिड का। अगर वो लीनियर स्ट्रक्चर में रह जाएगा तो ये अमीनो एसिड से बहुत दूर दूर है, इसीलिए एंजाइम क्या करता है, टर्शरी स्ट्रक्चर ले लेता है ताकि ये दूर दूर वाले अमीनो एसिड एक दूसरे के पास आ जाएं और वो एक्टिव साइट को बना सके, वहाँ पे आके सबस्ट्रेट आपका बाउंड कर जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ द एंजाइम्स। सारे एंजाइम्स हमें पता है कि प्रोटीन्स होते हैं, एक एक्सेप्शन है राइबोजाइम, उनमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ईदर सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड आपको फिर से पता होगा कि जहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी। सिंपल एंजाइम वो एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के बने हुए हैं, कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट वहाँ पे होता नहीं है। सबसे सिंपल वाले हैं कि विच आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट उनको चाहिए नहीं। इसके एग्जांपल है पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये हमारे डाइजेशन के एंजाइम्स हैं। कॉन्जुगेटेड इसका ऑपोजिट होगा कि इनमें प्रोटीन पार्ट तो है ही है, उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है, ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। जैसे प्रोटीन है और उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होगा तो कंप्लीट एंजाइम जो बनेगा कॉन्जुगेटेड। जब हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो प्रोटीन पार्ट को बोलेंगे एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं कोफैक्टर, जो टोटल एंजाइम बनता है इसको बोलते हैं होलो। होलो मतलब कंप्लीट। इसका मतलब कॉन्जुगेटेड जो एंजाइम होते हैं ये फंक्शनल एंजाइम तब बनते हैं जब इनके प्रोटीन पार्ट के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है। अकेला प्रोटीन पार्ट अगर होगा एपो एंजाइम तो ये नॉन फंक्शनल कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कोफैक्टर्स की। ये कोफैक्टर्स क्या है, एज द नेम इंडिकेट कोफैक्टर जो मदद करते हैं, हेल्पर होते हैं। ये कोफैक्टर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है, कोई इनऑर्गेनिक मेटालिक आयन भी हो सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो फास्टेस्ट एंजाइम है वो जिंक की प्रेजेंस में ही काम करता है, तो उसके लिए कोफैक्टर क्या है, इनऑर्गेनिक मेटालिक आयन। तो कोफैक्टर 2 टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी। जब ये इनऑर्गेनिक मेटालिक आयन है तो इनको सिंपल बोलेंगे एक्टिवेटर्स। आप बहुत बार पढ़ोगे कि किसी एंजाइम को मैंगनीज चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए काम करने के लिए। अगर यही ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कोफैक्टर है अगर वो एंजाइम के साथ इस तरीके से अटैच है कि वो इजीली सेपरेट हो सकता है तो हम उसको बोलते हैं कोएंजाइम। अगर वो उसके साथ परमानेंटली अटैच है, सेपरेट नहीं हो सकता, तो हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, P फॉर प्रोस्थेटिक, P फॉर परमानेंट। तो ऐसे को उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोस्थेटिक ग्रुप। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, केमिकल नेचर ऑफ द एंजाइम कि एंजाइम या तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ प्रोटीन का बना हो, या ऐसा हो सकता है कि प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो। नॉन प्रोटीन पार्ट कुछ भी हो सकता है, बस प्रोटीन नहीं होगा। वो सिंपल कहलाएंगे या फिर कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड के केस में प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन को बोलते हैं कोफैक्टर, कंप्लीट एंजाइम कॉन्जुगेटेड को बोलते हैं होलो एंजाइम, राइट। कोफैक्टर 2 टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। अगर वो ऑर्गेनिक है तो हम ये चेक करते हैं कि वो उसके साथ परमानेंटली अटैच है या टेम्परेरीली अटैच है तो हम कहेंगे कोएंजाइम, परमानेंटली अटैच है तो हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम के केस में अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो वो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, वो रिएक्शन को ऑल्टर नहीं करेगा।